सत्यानाश हो इन लोगों का। दिन में तो ठीक है, लेकिन अब रात में भी अब ये कंस्ट्रक्शन वाले हमें सोने नहीं देंगे। इस खुदाई की आवाज से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। वही तो माँ जी, ऊपर से हमारे घर में इतना धुआं भी आ रहा है। ना जाने ये कंस्ट्रक्शन का काम कब खत्म होगा। अब तो हमें कान में रुई डालकर ही सोना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ी नींद मिल पाएगी। इसीलिए मैं ध्रुव से कह रही थी कि शहर से थोड़े दूर घर ले ले। यहाँ कभी कभी पार्टी का, तो कभी गाड़ियों का, तो कभी इस खुदाई का आवाज आता ही रहता है। सच में मुझे कभी कभी गांव की बहुत याद आती है। लेकिन माँ जी, शहर में जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी गांव में थोड़ी ना होती है। इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। हाँ बहू, सो तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब सो जाते हैं। आज ध्रुव की नाइट शिफ्ट है, तो वो तो अब सीधे सुबह ही आएगा। फिर सोनम और उपासना कान में रुई डालकर सो जाती है। फिर एक रोज ये रहे आज के स्पेशल पनीर के पराठे। खाकर बताओ ना ध्रुव, कैसे बने हैं? दिखने में तो बहुत मस्त लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ दही नहीं है क्या? है ना दही? रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर सोनम फ्रिज में से दही लाने जाती है, लेकिन वो कटोरी वहां पे खाली रहती है। हे भगवान, ये दही की कटोरी खाली कैसे हो गई? आज शाम को ही तो मैंने ये कटोरी फ्रिज में रखी थी। अरे बहू, वो मैंने ही खा लिया था। मुझे कुछ मीठा और ठंडा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। अरे क्या माँ जी, आप भी मुझे बता तो देती। अच्छा ठीक है सोनम, रहने दो, मैं अचार के साथ ही खा लूंगा पराठे। अरे नहीं ध्रुव, रुक जाओ, मैं हमारी पड़ोसन से दही मांग कर लाती हूँ। वो अपने घर पर रोज दही जमाती है। अरे नहीं सोनम, खामोखा दूसरों को क्यों परेशान करना। अरे उसमें क्या होता है, वो भी तो हमारे घर पर कुछ ना कुछ लेने ही आती है ना। अब पड़ोसी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर सोनम अपनी पड़ोसन के पास जाकर दही मांगती है। और तभी, नहीं सोनम, अरे मैं क्या यहाँ पर मुफ्त के सामान बांटने बैठी हूँ क्या, जो जब चाहे तुम आकर कुछ भी मांगती रहती हो? लेकिन निशा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम भी तो हमसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो ना। हाँ मांगती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना तुम मुझसे मांगती हो। अरे ऑनलाइन मंगवा लो ना दही। लेकिन नहीं, बस मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो, बेवकूफ कहीं की। देख निशा, तमीज से बात कर। मैंने तुझसे इज्जत से दही मांगी है। तेरा कुछ समझ में नहीं आता, कभी अच्छी रहती है तो कभी बुरी। लेकिन तेरे ये फालतू के नखरे में सहन नहीं करने वाली। अगर तुझे दही नहीं देना है तो मत दे। और हाँ, आइंदा से मुझे भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे बताने वाली। इस तरह से सोनम और पड़ोसन निशा के बीच बहस हो जाती है। हे भगवान, अरे वो निशा है ही ऐसी, किसी का गुस्सा किस पर उतार दे। तू तो उससे बात ही मत कर बहू। हाँ माँ जी, मैं उससे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बस बहुत हुआ। अरे इंसानियत तो मानो किसी में है ही नहीं। खुद तो हर 2 दिन में हमारे दरवाजे पर आकर सामान मांगती रहती है और कहती है कि तू ही ज्यादा सामान मांगती है। मन तो कर रहा था कि उसे एक झापड़ मारो। जाने दो ना सोनम, क्यों इतनी सी बात के लिए अपना खून जला रही हो? अरे ये शहरी लोग होते ही ऐसे हैं। आपस में मिलजुल कर रहना तो दूर की बात है, यहाँ तो लोग एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते और बस एक दूसरे को नीचा दिखाते फिरते हैं। फिर एक दिन जब ध्रुव ऑफिस जा रहा होता है, तभी ओह गॉड, आज तो कितनी ट्रैफिक है। पक्का आधे से ज्यादा घंटा यही बीत जाएगा। अगर मैं वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। आज तो मेरी अब तक के सबसे बड़े क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और उन्हें मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन ट्रैफिक के कारण ध्रुव को बहुत लेट होता है, जिस कारण उसे उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ध्रुव, और तुम क्या मुझे ट्रैफिक का बहाना दे रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी इतनी जरूरी मीटिंग है और ऊपर से तुम्हें यह प्रेजेंटेशन भी देना है, तो तुम्हें तो सबसे जल्दी आकर बैठना चाहिए था ऑफिस में। माफ कीजिए सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहे ध्रुव,
कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। चलो, अब बिना वक्त जाया किए जल्दी से प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार करो। मैं क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं फाइल रेडी करके अभी आता हूँ। फिर शाम में घर लौटते समय फिर से उसे बहुत ट्रैफिक मिलता है। अरे यार, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। वहां रेस्टोरेंट में सोनम मेरा इंतजार कर रही होगी। ध्रुव सोनम के पास देर से पहुंचता है, जिस कारण वो भी उसे बहुत सुनाती है। अरे अगर नहीं आना था तो पहले ही बोल देते ना, ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी। उफ वो सोनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में ट्रैफिक में फंसा हुआ था। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मैं ऑफिस में देर से पहुंचा और फिर बॉस ने भी मुझे जम के सुनाया, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम सुना रही हो। वो सब जाने दो और अब घर चलो। वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है अब। अरे यार सोनम, अब तुम ही मुझे समझकर नहीं लोगी तो कौन लेगा। प्लीज उदास मत होना। अब सारा गुस्सा थूक कर हम दोनों अच्छे से खाना खाते हैं और घर जाते जाते माँ को उनकी सहेली के घर से ले लेंगे। थोड़ा समझाने पर सोनम मान जाती है और फिर ध्रुव और सोनम एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से ध्रुव घर पर ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर सोनम हैरान रह जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? हाँ सोनम, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हिमाचल के धर्मशाला में। अब हम तीनों हिमाचल की बर्फीली वादियों में रहेंगे। कितना मजा आएगा ना। हे भगवान! अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ माँ, मेरी पोस्ट बदलकर अब एक बड़ी पोस्ट बन चुकी है और अब मैं हमारी कंपनी के हिमाचल ब्रांच में काम करूंगा। वहां की पूरी टीम को मुझे ही संभालना होगा। सैलरी भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और तो और रहने के लिए घर भी कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। वो भी एकदम सुंदर बड़ा सा घर होगा। अरे वाह वाह वाह! रुक जा बेटा, सबसे पहले मैं कान्हा जी के सामने माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। हाँ माँ। फिर उपासना माखन मिश्री का भोग लगाती है और ध्रुव और सोनम को भी वो प्रसाद देती है। अरे ये क्या है बहू, इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। अपने पति की तरक्की देखकर तेरे चेहरे पर खुशी होने की जगह ये 12 क्यों बजे हुए हैं? क्योंकि मुझे पहाड़ों में नहीं जाना माँ जी। लेकिन क्यों सोनम? अरे मेरी इतनी उन्नति हो रही है और पहाड़ों में रहना तो सबसे अच्छा माना जाता है। शहर के मुताबिक पहाड़ों में अच्छी हवा, अपनापन और बहुत सी सुंदर चीजें होती है। वही तो। नहीं नहीं, पहाड़ जितने सुंदर दिखाई देते हैं उतने वो डरावने भी होते हैं और वहां पर तो बहुत कम लोग रहते हैं और मेरी सारी सहेलियां तो यहाँ पर हैं, इसलिए मैं वहां पर जाकर एकदम पक जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे पकेगी तू? मैं हूं ना तेरी जोड़ीदार। हम दोनों सास बहू मिलकर मस्त मौज मस्ती करेंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। अरे आप तो हो ही माँ जी, लेकिन फिर भी पहाड़ों में मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब क्या बिगड़ जाए कोई बता नहीं सकता। ना बाबा ना, मैंने कह दिया सो कह दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओफो सोनम, अब ये कैसी जिद है? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और तुम यहाँ जाने से पहले ही मना कर रही हो। जरा शुभ शुभ बोलो ना। अरे ऐसे कैसे शुभ शुभ बोलूं मैं? इंसान के लिए अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और जान से बढ़कर क्या होता है? पैसा क्या? अरे इतना पैसों का लालच लेकर क्या करोगे तुम? अच्छी खासी यहाँ पर जिंदगी चल रही है, तो उस पहाड़ी गांव में जाकर हमें क्यों बसना है? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? ये क्या बकी जा रही है? हाँ माँ जी, हो गई हूँ मैं पागल। अरे लोग गांव से शहर में आते हैं और एक मेरा पति है जो शहर से गांव जा रहा है, वो भी अपनी तरक्की के लिए। देखो सोनम, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि धर्मशाला एक गांव होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पर्यटक स्थल भी है और वहां पर हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांच है और मैं गांव जाकर कोई मजदूरी का काम नहीं करने वाला, अपनी कंपनी में ही काम करूंगा, वो भी एक बड़े पोस्ट पर। हमें जीवन में हमेशा प्रगति करती रहनी चाहिए और जिस काम में प्रगति ना हो वो काम ही कैसा। हाँ बेटा, ये बात तो तूने एकदम सही कही, लेकिन माँ जी
आपको तो आए दिन सर्दी जुकाम होते रहता है, तो आप पहाड़ों में कैसे रहोगे? अरे हम कोई 10 से 15 दिन की ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं जो घूम फिर कर फोटो शोटो खींच कर वापस आ जाएंगे। हम लोग तो वहां पर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। अरे नालायक लड़की, मुझे सर्दी जुकाम तो इस शहर के खाने पीने से होता है। यहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है, लेकिन गांव की बात और होती है। गांव में सब कुछ अच्छा होता है और मुझे तो बचपन से ही पहाड़ों में रहने की आदत सी है, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों पहाड़ों में ही तो थे। इसीलिए तू तो मेरे बारे में कुछ भी मत बोल। देखो सोनम, जब तक तुम किसी भी चीज का अनुभव नहीं करोगी तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। इसलिए प्लीज ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सकारात्मक सोचकर हमारे साथ चलो। उन दोनों की ये बातें सुनकर सोनम अब चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे पहाड़ों में नहीं जाना है। मुझे तो मेरा ये शहरी ससुराल ही बहुत प्यारा है। शहरों में आने के लिए लोग तड़पते हैं और ये लोग तो मुझे शहर से कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। भगवान जी, प्लीज कुछ तो कीजिए जिससे ध्रुव का ट्रांसफर हो ही ना और हम सब यहीं पर रुक जाए। अरे मूर्ख लड़की, अपनी इस घटिया जुबान से तू ये क्या बोल रही है? अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत बोल। और खबरदार, जो आइंदा से तूने ध्रुव के ट्रांसफर को लेकर कोई नकारात्मक बात बोली तो मैं तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी, समझी कि नहीं? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब ध्रुव के ट्रांसफर का समय आ ही जाता है और जाने से पहले वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। और तभी, पंडित जी, आपने हमेशा से मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा हर काम सफल हुआ है। अब मैं अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए हिमाचल जा रहा हूँ, क्योंकि वहां मेरा ट्रांसफर हो चुका है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी कि मेरे जीवन का ये नया अध्याय मेरे लिए अच्छा साबित हो। अरे नहीं ध्रुव बेटा, तुम्हें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए पहाड़ संकट बनकर आ सकते हैं, इसीलिए वहां मत जाओ बेटा। और ये बात मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बता रहा हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो बेटा। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर ध्रुव और सोनम घर लौटते हैं और ये सारी बातें सुनकर उपासना भी अब घबरा जाती है। देखा, मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब तो पंडित जी ने भी ये बोल दिया। देखो ध्रुव, वहां पर जाना सही नहीं होगा। प्लीज अब तो मान जाओ। अब भी तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। इस ट्रांसफर को कैंसिल करो और अपनी जॉब यहीं पर जारी रखो। नहीं सोनम, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हम हिमाचल जाकर ही रहेंगे, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। क्या? हाँ सोनम, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अच्छे कर्म मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब चलो, बची हुई पैकिंग पूरी करनी है, फिर मार्केट से तुम्हारे लिए सर्दी के कपड़े भी तो खरीदने हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या ध्रुव? क्यों खतरे को मोड़ ले रहे हो? माँ जी, कम से कम आप तो इसे समझाइए। नहीं बहू, मेरा बेटा कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। मुझे भी मेरे बेटे के कर्मों पर पूरा यकीन है। ऊपर वाले ने उसका साथ हमेशा दिया है और आगे भी देता रहेगा। और आखिरकार सोनम को ना चाहते हुए भी ध्रुव और उपासना के साथ शहर को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकलना ही पड़ता है। अब आगे का सफर कैसा होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये देख अंजलि, ये रही तेरे होने वाली जीजू। वाव यार प्रिया, मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस तो एकदम कमाल की है। अंजलि प्रिया के होने वाले पति सागर की तस्वीर देखकर उसे देखती ही रह जाती है। अरे ओ मैडम, किन ख्यालों में खो गई हो? वापस दो मुझे फोन। अरे हाँ बाबा, वैसे ये मेरी पसंद नहीं है, मेरी मौसी ने रिश्ता लाया है, फिर बनी बात। अरे वो जो भी हो, लेकिन लड़का एकदम बेस्ट है। लेकिन यार प्रिया, जब तू चली जाएगी तब मैं अकेली ही पड़ जाऊंगी। तेरे सिवा मेरी कोई सहेली भी नहीं है।
वो बात तो है अंजलि, तू ही मेरी पक्की सहेली है। मुझे भी ससुराल जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन अब क्या करे, यही तो जिंदगी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन तू फिक्र मत कर, हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें किया करेंगे और तू मुझे मिलने भी तो आ सकती है। लेकिन तेरे ससुराल वाले और सागर, उन दोनों को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जैसे ये घर तेरा है, वैसे ही वो घर तेरा ही होगा। ओह, थैंक यू सो मच प्रिया। लव यू यार। लव यू टू अंजलि। अंजलि और प्रिया के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। वो दोनों हर जगह एक साथ ही जाते हैं और हर एक चीज साथ में करते हैं। फिर प्रिया फोन पर सागर को अंजलि के बारे में बताती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है प्रिया। जहां आजकल के जमाने में हर किसी के दोस्तों की टोली होती है, वही तुम्हारी एक ही सहेली है, वो भी एकदम पक्की वाली। और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सागर, उसकी और मेरी पूरे 5 सालों की दोस्ती है। हम दोनों 11th स्टैंडर्ड से साथ हैं। एकदम सगी बहन की तरह मानती हूँ मैं उसे। अरे वाह, क्या बात है प्रिया। और तुम्हें पता है, मैंने हमारी शादी की खबर सबसे पहले उसे ही दी है। चलो अच्छा है। सागर और प्रिया दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और वो दोनों अगले दिन कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों आज मिलने वाले हो। वैसे कौन से कैफे में मिलने का तय किया है? वैसे अभी तक कैफे तो तय नहीं किया है, लेकिन शायद वो गोल्डन स्टार मॉल के बगल में कैफे है ना, वहीं पर मिलेंगे। सागर को ऑफिस पास में ही है ना वहां पर, और वो ऑफिस के बाद मुझसे मिलने सीधे वहीं पर आ जाएगा। चलो बढ़िया है, अच्छे से मिलो और खूब बातें करो, क्योंकि बातें करोगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाओगे। अरे बाबा, बातें तो हम दोनों ढेर सारी करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो बहुत शर्मा जाते हैं। हाय हाय, समझ सकती हूँ मैं ये सब। फिर प्रिया और सागर एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं और वो दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद अचानक से वहां पर अंजलि आ जाती है। हेलो गाइस, तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं अंजलि, आओ ना। लेकिन अंजलि, तू यहाँ पर कैसे? अरे वो मैं माँ के साथ मॉल आई थी ना, और माँ तो अब मंदिर चली गई, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों से मिलती जाओ। अच्छा किया। अब बैठ जा और बोल, कौन सी कॉफी पिएगी या फिर कुछ खाना है क्या तुझे? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब ये क्या बात हुई अंजलि? बताओ, क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? इस तरह से अंजलि उन दोनों के बीच आकर बैठ जाती है और वो वहां से जाती ही नहीं। और उसे देखकर प्रिया भी अब सोच में पड़ जाती है। और ये कैसी लड़की है यार, कब से आई है और जाने का नाम भी नहीं ले रही, मुझे और सागर को बात करने का मौका भी नहीं दे रही। अरे जाना मेरी माँ, कब तक यहाँ पर बैठेगी? इसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और घर पहुंचने तक अंजलि प्रिया के साथ ही रहती है। फिर रात में, सॉरी सागर, मेरी ही गलती थी। मुझे अंजलि को बताना ही नहीं चाहिए था कि हम दोनों वहां पर मिलने वाले हैं, फिर वो वहां पर आती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं प्रिया, जाने दो। अभी हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन शादी होने के बाद तो सारी जिंदगी एक साथ ही रहना है ना, और तब तो हर एक मिनट हमारा ही होगा। हाँ सागर, सो तो है। फिर जब प्रिया अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए अपनी माँ वंदना के साथ जा रही होती है, तभी वहां पर अंजलि आती है। ओए रुक जा, कहाँ चली मुझे छोड़ के? अरे अंजलि तू? वो मैं शादी की शॉपिंग करने जा रही थी, रिसेप्शन के लिए कपड़े देखने,
और सुनार के पास भी थोड़ा काम है और माँ की शॉपिंग भी तो बाकी है ना। शादी की शॉपिंग, और वो भी मेरे बिना? ऐसे कैसे? ना जी ना, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। क्यों आंटी? ठीक है बाबा, चलो साथ में। उतना ही प्रिया को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा और पसंद नापसंद करने में आसानी भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आंटी। और लगे हाथ मैं भी अपने लिए कपड़े ले लूंगी। अब अंजलि वंदना और प्रिया के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है और वहां पहुंचने पर प्रिया वीडियो कॉल पर सागर को अपना गाउन दिखा रही होती है। वाह प्रिया, ये गाउन तो बहुत सुंदर है और इसमें तो तुम एकदम स्वर्ग से आई हुई परी लग रही हो। थैंक यू सागर, तो मैं इसे ही फाइनल करती हूँ। तभी अंजलि भी अपना लहंगा लेकर बीच में आती है और प्रिया से फोन छीनकर वो सागर से पूछने लगती है, ये देखो सागर, ये मेरा लहंगा है। अब जल्दी से बताओ, ये वाला पहनूं या ये वाला? तुम जो भी पसंद करोगे वही लहंगा मैं पहनूंगी। अंजलि, तुम्हें जो सही लगे वही पहनो ना, दोनों भी अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो बताना ही होगा, ये वाला या ये वाला, वरना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी ही नहीं। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? तभी अंजलि की हरकतें देखकर वंदना प्रिया के पास आती है। अरे प्रिया बेटा, ये अंजलि तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रही है। अपनी सहेली के होने वाले पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे माँ, अब मैं भी आपको क्या बोलूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये लाल वाला ले लो, ये तुम पर ज्यादा जचेगा। ठीक है फिर, अब तुमने कह दिया तो मैं यही लेती हूँ। थैंक यू सागर। मोस्ट वेलकम अंजलि। शादी का दिन अब नजदीक होता है और उसके पहले अब दोनों के घर वाले उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए मना कर देते हैं। यार अंजलि, अब से लेकर शादी के दिन तक हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी है, लेकिन इतने दिनों तक मैं उसे बिना मिले कैसे रह सकती हूँ? ओ तेरी, ऐसी बात है क्या? अरे चुप बैठ नालायक, हंस क्या रही है तू? अच्छा बाबा सॉरी। माना कि हम दोनों की अरेंज मैरिज होने जा रही है, लेकिन इन 4 से 5 मुलाकातों में और इतने दिनों से बात करते हुए मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उससे बहुत लगाव हो गया है। इसीलिए अब उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे फोन पर वीडियो कॉल है ना, उसके जरिए बात कर लेना और उसका चेहरा भी देख लेना। इतना क्या तड़प रही है पागलों की तरह? अब ये सारी बातें तू नहीं समझ पाएगी। खैर, मैं तो उससे मिलके ही रहूंगी। आज शाम को हम दोनों एक साथ जाएंगे, तब बाहर के बाहर ही सागर और मैं पार्क में मिल लेंगे। नहीं प्रिया, रस्म निभाना बहुत जरूरी है। अगर बड़े कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना, थोड़ी ना वो लोग हवा में बोल रहे होंगे। लेकिन अंजलि, देख प्रिया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तेरी सहेली हूँ और मेरे लिए सबसे पहले तेरी खुशी और भलाई है। कल को इस रस्म को ना निभाने के कारण अगर तेरे साथ कुछ कम ज्यादा हो गया तो तब क्या करेगी तू? अरे क्या तू भी अंजलि एक नंबर की पागल है। इस तरह से अंजलि के मना कर देने से प्रिया और सागर शादी होने तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते और शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी सास सविता, ससुर धर्मेंद्र और ननद महक होती है। प्रिया अपने अच्छे और मिलनसार स्वभाव से सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाई, और पापा जी, ये रहा आपका अखबार, और महक, ये तुम्हारा नाश्ता, पास्ता और सैंडविच। तुम्हें व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है ना? हाँ भाभी, मुझे सागर ने बताया, और आगे से तुम्हें जो भी पसंद हो वो तुम मुझे बताया करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ बना कर दूंगी। ओके भाभी, थैंक यू। अंजलि अब प्रिया को ससुराल में जाने के बाद दिन में कई बार कॉल करती है और उसे बहुत परेशान करती है। और बता प्रिया, क्या चल रहा है? बना लिया खाना? हाँ अंजलि, अभी बनाकर बैठी हूँ। अब सागर आएगा
उसका ही इंतजार कर रही हूँ। दिन का सबसे अच्छा पल तो वही होता है जब वो ऑफिस से लौटकर घर आता है। वैसे तुम दोनों हनीमून के लिए कहीं जाने वाले हो कि नहीं? कुछ प्लान नहीं बनाया क्या? नहीं यार, अभी तक तो कुछ भी प्लान नहीं है। सागर के ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम का लोड बढ़ चुका है, इसीलिए उसे छुट्टी ही नहीं मिल पा रही। बस एक बार लंबी छुट्टी मिल जाए, फिर किसी अच्छी सी जगह पर चले जाएंगे हम। अच्छा, चल ठीक है अंजलि, अभी मैं रखती हूँ फोन। मुझे छत पर जाकर दिन में सुखाया हुआ फ्रिज का कवर लाना है, वो तो मैं लाना ही भूल गई। और अगर बारिश आ गई तो वो पूरा भीग जाएगा। अरे यार, फोन पर बात करते करते काम करना। और बताना मुझे कि तेरे ससुराल में क्या क्या चल रहा है। लेकिन अंजलि, अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं छत पर जाके बात करती हूँ। इस तरह से अंजलि प्रिया को बार बार कॉल करके उसके ससुराल के बारे में खूब जान लेती है। फिर एक दिन सागर घर पर एक जरूरी फाइल भूल जाता है। हाँ ना यार, वो अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। और मेरी तबीयत भी बहुत खराब है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे ये फाइल कैसे दे दूं। अरे तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं जाकर देती हूँ उसे फाइल। क्या? लेकिन अंजलि, तू खामखा इतना क्यों कर रही है? अरे बंद कर अपनी बकवास। मैं तेरी सहेली हूँ और एक सहेली अपनी ही सहेली की मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? चल, मैं आ रही हूँ वहां पर। तू वो फाइल निकाल के रख दे और सागर के ऑफिस का एड्रेस भी दे दे। ठीक है अंजलि, चलेगा। फिर अंजलि प्रिया से वो फाइल लेकर सागर को दे देती है। ऐसे ही अब वो प्रिया के ससुराल में आती जाती रहती है। अरे सविता आंटी, मैंने आपके सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं। और अंकल जी, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म अदरक लौंग वाली चाय बनाई है। शुक्रिया बेटा। अरे अंजलि बेटा, तू सच में बहुत अच्छी है। उतने में वहां पर सविता की पड़ोसन आ जाती है। अरे वाह सविता, मैं अभी अभी गांव से आई हूँ और सुना कि तेरे सागर का ब्याह हो गया है। क्या बात है, एकदम चांद का टुकड़ा है तेरी बहू तो। अरे आंटी जी, वो मैं। अरे काकी जी, मैं बहू हूँ और ये मेरी सहेली है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि यही घर की बहू है। अब ये सविता और भाई साहब की कितनी देखरेख कर रही थी, इसीलिए मुझे ऐसे लगा। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है गलतफहमी। अब अंजलि का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और वो प्रिया के ससुराल वालों को अपने ही घर वाले समझने लगती है। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ जो तुम आ गए सागर, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। देखो ना, इतना लेट हो गया है, अब तुम ही मुझे घर छोड़ दो। ठीक है अंजलि, कोई बात नहीं। ये अंजलि इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? सागर तो अभी अभी थक हार के आया है, फिर भी ये उसे काम पे लगा रही है। फिर खाना होने के बाद सागर अंजलि को अपनी गाड़ी पर ही घर छोड़ देता है। फिर एक दिन अचानक से अंजलि अपना सूटकेस लेकर प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है और उसे वहां पर अपना सामान लाए देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। हाय प्रिया, अब से मैं यहीं पर रहूंगी। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नव्या की हाल ही में राहुल के साथ शादी हुई होती है। वो दोनों जब हनीमून से लौटते हैं तभी। अरे राहुल बेटा, बहू, तुम दोनों को कितने दिनों बाद देख रही हो। अब जाकर अच्छा लग रहा है मुझे। तुम दोनों के जाने से घर बड़ा सुना सुना हो गया था, अब जाकर घर में रौनक आई है। माँ जी, मैंने भी आपको वहां पर बहुत याद किया और हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। सब कुछ आपको बहुत पसंद आने वाला है। अरे वाह बहू, क्या बात है। फिर दोनों सास बहू आपस में बड़े ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं।
तभी वहां पर उनकी पड़ोसन अनीता आती है। क्या बात है, सास बहू में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और बहू, तेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया है, इसीलिए तो दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है तेरा चेहरा। शुक्रिया अनीता काकी। अरे तू यहाँ पर वापस आ गई, कभी अपने घर भी रह लिया कर। मैं तो बस यहाँ बहू को देख कर आई हूँ। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी और मीठी है सरोज, इसकी जबान पर हमेशा चाशनी रहती है। और तुम तो दिन के आठों पहर बस जबान पर मिर्ची ही लेकर घूमती हो। हाँ तो निकल जाना यहाँ से, क्यों आती है बार बार यहाँ पर? जब भी मेरे घर में कुछ अच्छा होता है आ जाती है अपनी बुरी नजर लगाने। देख लिया ना बहू, तेरी सास मेरे साथ कैसे बात कर रही है। रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं नहीं बहू, ये औरत सही नहीं है, मीठी छुरी है ये। क्या? अनीता काकी, आप माँ जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बाद में आ जाइए चाय पीने। अभी आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? इस तरह है नव्या अनीता को वहां से भगा देती है। अच्छा बहू, मैंने 2 दिन बाद सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो पूजा की तैयारी करने के लिए कल हमारे घर पर पंडित जी आएंगे। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन जब पंडित जी घर पर आते हैं, तभी पंडित जी, हमारे ही घर में सत्यनारायण की पूजा करनी है, आप एक बार सामग्री बता दीजिए कि आपको पूजा के लिए क्या क्या लगेगा, तो फिर हम उस हिसाब से सारा सामान मंगवा लेंगे। नहीं, इस घर में पूजा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हमारे घर में पूजा क्यों नहीं हो सकती? आखिर बात क्या है पंडित जी? नहीं, हो ही नहीं सकती पूजा, और मैं ये पूजा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं यहाँ से। राधे राधे। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं, और उनका यह अजीब बर्ताव देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये पंडित जी को अचानक से क्या हो गया? इन्होंने पूजा करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। अरे जाने दो उन्हें, कोई बात नहीं, हम दूसरे पंडित जी को बुलवाएंगे। लेकिन दूसरे पंडित जी भी उस घर में पूजा करने से मना कर देते हैं, और इस वजह से घर वाले अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से राहुल और नव्या की तस्वीर जो दीवार पर लगी होती है, वो गिरकर टूट जाती है। ये अचानक से हमारी तस्वीर कैसे टूट गई? यहाँ तो बाहर से कोई हवा भी नहीं आ रही, फिर ये गिर कैसे गई? अरे बहू, कील निकल गई होगी। वैसे भी हमारा घर तो काफी पुराना है, और ये सब तो आम बात है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इस तस्वीर को ठीक करवा दियो और अपने कमरे में वापस लगा दियो। वैसे भी वो अनीता है ना, उसने ही नजर लगाई होगी। हम लोग इतने खुश जो रहते हैं। ठीक है माँ जी। घर में अब चिंता का माहौल बन जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ, आप तब तक घर का ध्यान रख लेना। और हाँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, आप बस उसे गर्म कर लेना। बहू, तू काम से बचने के लिए बहाने ही ढूंढती रहती है, और ये रोज रोज बाहर क्या लगा रहता है तेरा? ये सब बाहर जाकर कौन सा काम करती है? कभी तो घर में भी रह लिया कर। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं रोज रोज कहाँ जाती हूँ बाहर? शादी के बाद तो मैं पहली बार जा रही हूँ। देख बहू, तू अपनी ज्यादा जबान मत चला, और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो हमारे सर पर मत चढ़। इस घर में मेरी अनुमति के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू कैसे हिल सकती है? अपनी ये बदतमीजी अपने पास ही रख, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। देखिए माँ जी, मुझे जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। जिससे मिलने का मन होगा उससे मिलूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहू, तू मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं तेरी सास हूँ,
अरे सास हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग जाओ। अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देना भी सीख लीजिए। आप तो रोज कितने अच्छे से बात करती हो। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आखिरकार आपने अपने असली रंग दिखा ही दिए। आप भी हर दूसरी सास की तरह एकदम नकचिड़ी और बुरी सास निकली। सरोज का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर नव्या चुप नहीं रहती और वो भी उसे सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन नव्या को पीरियड्स आते हैं और वो अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। अरे बहू, कितनी देर हो रही है और अब तक तूने खाना भी नहीं बनाया। चल जा, जाकर रसोई में जाकर खाने के लिए बना दे कुछ। माँ जी, मुझे पीरियड्स आए हैं और मैं रसोई में नहीं जा सकती, इसीलिए आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरे पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या करूं? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चल अब जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो ना कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप मुझे रसोई में जाने के लिए क्यों बोल रही हो? कितनी दोगली बातें करती हो आप। ये सब आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता माँ जी। नव्या की ऐसी बातें सुनकर सूरज को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या को बहुत मारती है और बेचारी नव्या कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर रात में जब राहुल ऑफिस से घर लौटता है तभी, ये क्या है माँ, आपने नव्या को इतना क्यों मारा? देख रही हो नव्या की हालत। हाँ माँ, नव्या भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी। आखिर आपको हो क्या गया है? पिछले 2 दिनों से आप भाभी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? मैंने मारा? अरे लेकिन मैंने बहू को कब मारा और मैं बहू को क्यों मारूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। क्या? माँ जी, कम से कम आप झूठ तो मत बोलिए। नव्या बहू, माता रानी की सौगंध, मैंने तुझे नहीं मारा है। तू झूठ बोल रही है। अरे मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तू पहले ही पीरियड्स के कारण बीमार है और इस हालत में मैं तुझे बुलाकर और परेशान क्यों करूंगी? सरोज की बातें सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और बाद में जब नव्या को देखने के लिए डॉक्टर घर पर आते हैं तभी लगे हाथ राहुल सरोज को भी देखने के लिए बोलता है। उसके पिछले 2 दिनों के अजीब व्यवहार के कारण अभी डॉक्टर आने के बाद सरोज उन पर सामान फेंकने लगती है। अरे तू क्या मेरा इलाज करेगा? तुझे खुद इलाज की जरूरत है। सरोज बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और उसकी ये हरकतें किसी को भी समझ नहीं आती और घर के सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो अचानक से सो जाती है। डॉक्टर, ये माँ को क्या हो गया है? हाँ डॉक्टर, माँ पहले ऐसे नहीं थी, अचानक से ही ऐसे बर्ताव करने लगी है। देखिए, इनकी हरकतें तो काफी अजीब है, लेकिन ये सब शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना, अजीब गरीब हरकतें करना, ये सब बहुत आम बात है। आप लोग इनके साथ प्यार से रहो, इन्हें घुमाने लेकर जाओ, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन सब से नव्या काफी डर जाती है और वो अपनी माँ कस्तूरी से मिलने जाती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरी बच्ची? देखो ना माँ, हमारे घर पर कितनी अजीब अजीब हरकतें हो रही है। जब से हम घूम कर आए हैं तब से घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर पर पंडित जी ने पूजा करने से मना कर दिया और मेरी और राहुल की तस्वीर टूटकर गिर गई। यहाँ तक कि मेरे और माँ जी का रिश्ता जो इतना अच्छा था वो भी बिगड़ता जा रहा है। माँ जी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगता है तेरे ससुराल को किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन तू फिक्र मत कर। जिस घर में नई नई खुशियां दस्तक देती है वहां पर ये सब होना लाजमी है।
यहाँ पर एक पास में ही भव्य मंदिर है। मैं कल वहां जाकर मौली लाती हूँ, उससे सब ठीक हो जाएगा। फिर कस्तूरी अगले ही दिन मंदिर से नव्या के लिए मौली लेकर आती है और नव्या के हाथ में बांध देती है और नव्या अब रात में आराम से सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब नव्या उठती है तब वो मौली टूट चुकी होती है। अरे ये क्या, ये मौली कैसे टूट गई? लगता है गांठ छूट गई होगी। माँ ने इसे सही से नहीं बांधा होगा। एक काम करती हूँ, नहाकर राहुल से बनवाती हूँ। नव्या काफी परेशान हो जाती है। फिर नव्या बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसे उसका रंग काफी हद तक काला नजर आता है। अरे ये क्या, मेरे पूरे शरीर का रंग काला कैसे पड़ गया, वो भी रातों रात? ये कैसे हो सकता है? अब नव्या काफी घबरा जाती है और वो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन डॉक्टर की दवाइयाँ और बदन पर लगाने वाली क्रीम के बावजूद भी उसका रंग दिन ब दिन ठीक होने की जगह पर और काला पड़ता है। और उसका ये रूप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देख तो, जो लड़की सर से पांव तक दूध की तरह गोरी चिट्टी थी, आज वही लड़की कितनी काली होती जा रही है। वही कल्लो, अरे वो काली कलूटी। लोगों के मजाक उड़ाने के कारण नव्या अब घर के बाहर जाना भी बंद कर देती है। फिर एक रात नव्या नींद न आने की वजह से जाग रही होती है। ये इतनी रात गए देवर जी कहाँ से आ रहे हैं? लगता है पार्टी करके आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, वरना कल दिन में मुझे काफी तकलीफ होगी। फिर अगले दिन नव्या और राहुल मंदिर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से राहुल का गाड़ी पर से काबू खोने लगता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यह पता चलने के बाद नव्या के माता पिता कस्तूरी और गिरीश बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भी नव्या से मिलकर आते हैं। ये सब खुद से नहीं हो रहा, इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। मुझे तो लगता है कि नव्या के ससुराल पर किसी का बुरा साया है। ओफो कस्तूरी, तुम भी ना। अरे ये सब दकियानुसी बातें हैं। कभी कभार गाड़ी चलाते चलाते ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे और दामाद जी सही सलामत है। दिन गुजरते हैं और अब अगले 15 दिनों तक कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ठीक चलता है और नव्या और राहुल की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है। ऐसी ही एक रात जब नव्या पानी पीने उठती है, तभी वो प्रतीक को कहीं जाते हुए देखती है। अरे ये क्या, देवर जी आजकल इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहे हैं? इनके हाथ की उस पोटली में क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर नव्या प्रतीक का पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक मास्क पहनी हुई लड़की से मिल रहा है और उसने वो पोटली भी उसी को दी है। इस पोटली में मेरे घर वालों के बाल है। मैंने सबके बाल काट कर लाए हैं तुम्हारे लिए। बहुत खूब। बाल? हे भगवान, लेकिन देवर जी भला हम सबके बाल क्यों काटेंगे और उन्होंने इस औरत को क्यों दे दिए? ये सब आखिर क्या चल रहा है? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।